नमस्कार। आप देख रहे हैं पारदर्शी विकास न्यूज। आज डॉक्टर आपके द्वार का चौथा एपिसोड हम लेकर आए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, आयुर्वेदाचार्य, नाड़ी विशेषज्ञ वैद्य। डॉक्टर साहब का अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो डॉक्टर साहब के पिताजी से लेकर के पूरे कई पीढ़ियों से वैद्यकी का कार्य ही करते आ रहे हैं। खासतौर से डॉक्टर साहब नाड़ी विशेषज्ञ तो हैं ही, साथ में जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं उनके विशेषज्ञ हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी से। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है पारदर्शी विकास न्यूज में। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये जैसे अभी आपने बताया कि आप पीढ़ियों से आपके यहाँ वैद्यकी का कार्य हो रहा है और विशेष तौर से जैसे आपने नाड़ी विशेषज्ञता की आपकी बात की है, तो डॉक्टर साहब ये नाड़ी के द्वारा कैसे हम ये जान सकते हैं कि कोई किसी व्यक्ति को क्या बीमारी है? मैं आपको वास्तविकता बताऊंगा। आयुर्वेद पुरानी चिकित्सा पद्धति है जी, और उस चिकित्सा पद्धति में नाड़ी के द्वारा परीक्षण, रोग का निदान करने के लिए और दोष का ज्ञान होता है कि कौन सा वात, पित्त, कफ, जो 3 दोष हैं उन त्रिदोष के बारे में, और जो उसमें उनका जो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है दोष, उसके बारे में नाड़ी को जो अंगूठा है उसके नीचे जो नाड़ी है उस पर 3 उंगलियां रखते हैं ऐसे जी, और उसको रख के उसकी नाड़ी में उसकी चाल देखते हैं। जो पहली तर्जनी उंगली है, मध्यमा है, अनामिका है, इनमें अलग अलग चाल देखते हैं। वात, पित्त, कफ कौन सी चाल है, चाल के हिसाब से हम उसको गणना कर लेते हैं कि ये जैसे सर्प की चाल चल रही, सर्प की तरह, सांप की तरह जी, और चपलता से चल रही, यानी वात दोष है। अच्छा। और अगर वो जैसे कौवा उछल के चलता है जी और तेज गति में चलता है, अच्छा, तो उसको पता चलता है कि पित्त है, मतलब प्रारंभिक ज्ञान ये है जी। और जैसे कोई निवेदक छोटा सा है या हंस है या ऐसे पक्षी बहुत धीमी गति से चलता है तो कफ का दोष है। तो बात के दोष के खाली पता ही करने नहीं है, बात से और भी पूछना होता है जी कि आपके और सही लक्षण क्या है जी। कुछ डॉक्टर बता रही है कि इसको बात की प्रधानता है जी, ये बात प्रकृति का रोग है, प्रकृति उससे पता चलती है जी। पित्त की प्रधानता आ रही है 90 में जी, चाल के हिसाब से तो पित्त का प्रधान है, कफ की आ रही तो कफ प्रधान है। इनके लक्षण को भी हम लोग नीचे पैर के पैर जो पंजे है, पंजे से लेके और धीरे धीरे क्रमशः बढ़ते हैं और चाल का भी एकाग्रचित्त होकर ध्यान करते हैं कि इस प्रकार से ये ऊपर सिरोभाग तक जाने पे कहाँ पर चाल कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, यानी उस अंग में इस दोष की प्रधानता है जी। अब कुछ प्रकृति देखनी पड़ती है। मरीज आया हमारे पास, रोगी आया तो उसने आके बैठ के अपनी मुख्य बीमारी बताई कि साहब उनको श्वास फूल रही है और श्वास मुझको पिछले 5-6 वर्षों से फूल रही है। तो हम उसकी प्रकृति को समझ गए कि श्वास के लिए कौन सा दोष बढ़ा हुआ और किससे मिला हुआ है। बात प्रकृति का पता कर दिया, लेकिन कफ भी उसमें होना चाहिए। वो कहता है नहीं कफ नहीं है तो होता चला हृदय के रोगी के नहीं है। तो सब चीज़ों का नब्ज से पता चलता है कि हमको इस व्यक्ति के बारे में इसने जो बताया कौन सा दोष बढ़ा हुआ, कौन सा घटा हुआ, कौन सा मिला हुआ है। तो वो प्रकृति का भी अध्ययन करना होता है। उसके आधार पे उसकी अगर कोई जांच है उसने पहले कराई है, एक्सरे वगैरह, उसको भी देख लेते हैं। खाली ठीक है नब्ज जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति जो आयुर्वेद की हो उसमें दोषों को क्या कहते हैं जिनसे पूरे शरीर का संचालन होता है, स्वस्थ का अस्वस्थ का। और जैसे कि एक श्लोक है आयुर्वेद की पुरानी पद्धति में, सम दोष समाग्निष्ट सम धातु मल क्रिया,
प्रसन्नात् इंद्रिया मना स्वस्थ तभी दीयते। तो सम दोष, बात पित्त कब सम होना चाहिए, धातुएं जो साथ होती हैं वो भी सम होना चाहिए, और मन क्रिया जो है वो भी क्या कहते साम्यावस्था में होना चाहिए। और मन की जो इंद्रिय है और आत्मा है ये भी सब साम्य है। तो ये मनुष्य के स्वस्थ होने का मेन परिभाषा है, लक्षण है। अब दोष के आधार पे वही बात पड़ा है, आपका पेट भी जरूर उसमें देखना पड़ता है कि पेट में उधर भी कोई तकलीफ पहले रही है या अभी भी साथ में जुड़ी हुई है, वो भी देखना होगा। पेट का उधर का जरूर देखना होता हम लोगों को। ठीक है, वो कहता है कफ हमको ज़्यादा पड़ा है और बहुत देर में बलगम निकलता है, कफ निकलता है, खांसी बहुत आती है और सांस फूलने लगती है, तो उसके लिए उसको हमको ये कहते हैं आपका जो मन का निष्कासन नित्य कर्म में होना चाहिए, सुबह वो होता है कि नहीं होता है। एक मन कफ यदि बढ़ रहा है हाँ, तो हमें उसके पेट को उदर के भी और पेट से जुड़ा हार्मोन जो होता है जी, और वायु जो होती है बात जिसको कहते हैं, वो सभी दोषों में अपर हैंड होता है, उसका सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। और उसके लिए बताया भी गया है पित्त पंगु कफ पंगु पंगुओ मल धात्वा वायुना यत नियंते तत् गच्छत मेघवत। इसका मतलब ये है कि पित्त भी कहते पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया, बलगम बढ़ गया, इसका धातु बढ़ गया, इसका मल बढ़ गया है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं करते हैं, वायु ही इनको चलायमान करती है। यहाँ तक कि पलक भी झपकती जो हमारी वो भी वायु से ही झपकती है, मन मूत्र सभी हो। अगर वायु जैसे आकाश में बादल छाए, वायु चल गई, हवा चल गई, तो यहाँ पे बारिश तो हल्की होगी होगी और पता नहीं और किसी जगह ज़्यादा हो जाएगी, तो वायु की सब जगह लेके चलती थी, तो संचालन किया वायु से होती बात से। हाँ, ये देखा गया दोस्त, यही सब देखने के लिए नाड़ी परीक्षण जो प्राचीन विधा है आयुर्वेद की, उसमें इसमें बताया गया है। अब कोई रोगी के अगर हमने देखा न, हमने अपने स्तर पे समझा, वो भी बताता है। पेट की बात हमने पूछी कि आपका पेट साफ होता नहीं होता, सुबह आप जाते हो नित्य करने के लिए तो कैसा है। अब हमको तो पता चल रहा है 90 आम भी है, आम मतलब पाचन क्रिया बहुत ही धीमी है, मंदाग्नि है इसको। उसकी पहले की कंप्लेंट जो चिकित्सा में पहले उससे इलाज कराया है, भले वो मंदाग्नि में गृहिणी दोष हो, उसकी अग्नि मंद है, उसको देखना होता है। यानी कि जैसे कि लोग कहते हैं कि केवल नाड़ी देख के हम रोग का इलाज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, इसके साथ में उसके लक्षण भी देखने होते हैं। बिल्कुल, नाड़ी के साथ नाड़ी देखने से हमको ये हो जाता है बैठी प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, पेट में है या सीने में है, हृदय क्षेत्र में है या सिर में है या कमर में है, हड्डियों में है कि नाड़ियों में है, सर्कुलेशन जो ब्लड का है वो कहाँ कहाँ रोक रहा, कहाँ कहाँ वो चल रहा है, तो ये सब का ज्ञान तो हो जाता है। लेकिन मरीज से भी पूछना होता कि आपने जांच कराई है या पहले कहीं चिकित्सा कराते रहे, उसको बताओ आप जी। लक्षण को भी साथ में, लक्षण भी साथ में देखने होते हैं, पूछना भी होता है लक्षण को। तो अब उसमें ये होता है कि लक्षण तो पूछे जाते हैं, उसमें भी ये होता है कि हमने जो नब्ज में देखा नाड़ी में वो लक्षण उससे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। कभी कभी मरीज बताता नहीं है, औषधि की बात ज़्यादा करता है, एक ही चीज को बोलता रहता है कि साहब हमारा पेट नहीं साफ होता, पेट नहीं साफ होता, वास्तविकता नहीं बताएगा, लेकिन वास्तविकता नहीं बताएगा जी। तो हमें ठीक है नहीं बता, लेकिन ये बात सही है कि नित्य कर्म में दूषित मल वायु का जो निष्कासन होना चाहिए नहीं होता है, तो वो दूषित मल वायु जो है रक्त में मिलकर तरह तरह का उपद्रव करती है। जैसे आम बात का रोग है, आम बात में क्या होता है, रिमेटिक आर्थराइटिस। आम बात में क्या होता है कि आम पाचन धीमा हुआ, आम बना, मतलब जो सही अन्न का पाचन होना चाहिए, आम जो होता है वो वायु के साथ मिलकर वायु दूषित करता है। वायु जो संधि स्थान है, बड़ी जोड़ है और जो भी संधियां हैं हमारे शरीर में, उन पे जाके रुक जाता है। अच्छा, वायु जो है आम संधियों में जाके रुक जाता है, हाँ जाके हो जाता है। तो सूजन आना, दर्द होना, ज़्यादा देर खड़े रहना, कई तरह की स्थितियाँ आती हैं। और नाड़ी संस्थान का और हड्डियों का मतलब हर स्थिति में जो भी विकार होते हैं शरीर में, उसमें वायु का पहले ध्यान किया जाता है और बाकी लक्षण देखते ही हम लोग, कफ है क्या है। जैसे
कफ की बात है, जहाँ तक श्वास के रोग की बात हमने शुरू की, तो कैटेसिया एक रोग होता है जिसको कहते हैं जुकाम होना। जी। तो जुकाम भी तो एक होता है, जुकाम के अंदर ही अंदर उसको गले में कफ की लेयर पहुंच जाती है, कफ की। और एक होता है दिन भर नाक से पानी बहता है, छींकें आती हैं, नाक के स्वर भी बंद होते हैं, तो ये होता है कैटेसिया बहने वाला। उसको देखो का कफ से है, नाक का स्वर बंद हो रहा है, नहीं हो रहा है, खाली गले में खराश है, या सीने के ऊपरी हिस्से में ही जकड़न है, तो वो भी नब्ज से ही देखा जाता है। वो बताता भी लक्षण, हमको सुबह सांस फूलती है, रात को फूलती है। उसके हिसाब से हम लोग चिकित्सा का क्रम जो होता है कि इसकी चिकित्सा के क्रम में दवा तो दी जाएगी, औषधि दी जाएगी, लेकिन उसके साथ परहेज, खाने पीने का पथ्य, क्या खाएंगे आप और क्या नहीं खाएंगे, ये। फिर इसके बाद लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट, मतलब जीवन शैली, ये भी जुड़ी है। तो कुल मिला के पूर्ण चिकित्सा तब सफल होती है आयुर्वेद में जब 60% दवा काम करती है, 20% खान पान आहार विहार जिसको कहते हैं वो काम करता, और लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट जिसको दिनचर्या रातचर्या जो होती है उसके बारे में बताना होता है, तब चिकित्सा सफल होती है। जी जी, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, ये जैसे कि हालांकि आपने बहुत कुछ तो बता ही दिया है, फिर भी जैसे क्रॉनिक पेशेंट का आपने बताया कि क्रॉनिक पेशेंट आप ज़्यादा देखते हैं, तो ये क्रॉनिक पेशेंट जैसे किस तरह से, कैसे क्या है क्रॉनिक पेशेंट? क्रॉनिक का जैसे मान लीजिए कोलाइटिस है, कोलाइटिस ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोग है। आम दोष है, हाँ, पेट उसका नहीं साफ होता है। हाँ, आम दोष है, गृहिणी दोष को कहते हैं, गृहिणी दोष या IBS बोलते हैं बहुत से लोग आजकल। तो उसमें क्या होता है कि वायु का संचय बड़ी आंत में मल के साथ रुका रहता है, और पाचन क्रिया जो हमारी सलाइवा से शुरू होकर और नीचे के भोजन उतर के आता है आमाशय में, और लीवर से जो एंजाइम होते हैं पाचन क्रिया के, वो बहुत धीमी गति होते हैं, जिसको हम लोग मंदाग्नि कहते हैं। तो पाचन तो होता है, लेकिन वो जो एंजाइम का सेक्रेशन है, या जो क्या कहते हैं पाचन क्रिया मुख्य रूप से अग्नि से प्रभावित होती है, वो बहुत धीमी गति होने से काफी कुछ अपक्व अन्न नीचे आके जमा हो जाता है, और आम जिसको म्यूकस कहते हैं हम लोग, तो वो लेयर के रूप में जो आंतों में पकता है। तो जो भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है पाचन बाद, वो बहुत ही धीमी गति हो जाता है। संग्रहणी तो बहुत खतरनाक आखिरी स्टेज है। हाँ, लेकिन शुरू में गृहिणी दोष होता है, संग्रहणी होता है, संग्रहणी में कुछ भी खा लेता, पाचन नहीं होता, और ऐसे ही अपक्व अन्न जो है नीचे आ जाता है, यानी मंदाग्नि। अग्नि 4 तरह की है, मंदाग्नि भी है, तीक्ष्णाग्नि है, और विषम अग्नि है, समाग्नि है। तो उसमें दोष उसी हिसाब से जुड़े रहते हैं जैसी अग्नि होती है। तो मंदाग्नि जो है पेट के रोगों में, गहरी दोष संग्रहणी में बहुत ही देखना आवश्यक होता है, उसी हिसाब से दवा दी जाती है। जैसे भुना जीरा का प्रयोग कराते हैं हम लोग, भुना जीरा का शहद भी मिला देते हैं। भुना जीरा जो आम दोष का भी ठीक करता है। भुना जीरा जैसे मट्ठा है, अगर उसको सूट करता है छाछ, हाँ, तो भुना जीरा और उसके साथ एक योग होता है, हम आपको बताए दे, जब बात आ रही है ये कि हींग, अच्छी हींग हो, तालाब हींग या जीरा हींग, उसको भून लिया थोड़ी सी, खेत भर्जित हींग बोलते हैं, सौंठ पीस के मिलाई उसमें। जैसे 5 ग्राम हींग है तो उसमें 25 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम भुना हुआ जीरा और 100 ग्राम काला नमक या सेंधा नमक, ये मिक्सचर जो बन जाता है सबका, उसी को मट्ठे में डाला जाता है, और चित्रकाजवटी जो मंदाग्नि के लिए है उसको खाद किया जाता है। तो आम का दोष धीरे 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 आंतें स्वच्छ हो जाती है। आगे खान हींग और भुना हुआ जीरा, सौंठ तीनों को लेकर के, और काला नमक मिलाते हैं, काला नमक 4 मिलाकर तो उसका मिश्रण बना दिया जी। और भुना जीरा वाला जो एक औषधियाँ हैं, परपटी योग वगैरह हैं आयुर्वेद के पुराने, उसमें हम लोग जैसे स्वर्ण परपटी है, उसमें भुना जीरा और मधु के साथ उसकी पूजा को खिलाते हैं सुबह और शाम। तो कैसा भी पुराना गृहिणी संग्रहणी हो, एक कोर्स होता है 8 से 10 सप्ताह में, निश्चित ठीक होता है, लेकिन पथ्य अपथ्य का ध्यान रखना पड़ता है। चिकित्सा के साथ पथ्य पथ्य भी जुड़ा हुआ है, दिनचर्या रातचर्या भी जुड़ी हुई है। तो
आहार विहार जो है उसका बहुत ही महत्व आयुर्वेद में है। खाली पाचन की दवाइयाँ देने से इतना नहीं होता है। तो आहार विहार, नियम संयम, जीवन शैली को भी उसे बिल्कुल जीवन शैली जो हमारे यहाँ तो लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट जो है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। जी जी कि खाना खाने के बाद टहलना चाहिए, भले नहीं बाहर जा सकते आप, कमरे में ही चाहिए 300 से 400 कदम। भाई जी, जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम में हम लोगों से प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों को हम आपके समक्ष रखते हैं और आपके द्वारा वो अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते हैं। तो आज हमारे पास में एक प्रश्न आया है, लौकुश बिहार नौबस्ता से हैं, इनकी उम्र 65 वर्ष है, इनका नाम राम नरेश है। इनके पैरों की गांठों में बहुत दर्द रहता है, बिना सहारे के चलना संभव नहीं है और ये बीमारी हमें लगभग 20 साल से है। तो ये भी आम दोष से जुड़ा हुआ है। और पाचन क्रिया जो हमारी सलाइवा से शुरू होकर और नीचे के भोजन उतर के आता है आमाशय में, और लीवर से जो एंजाइम होते हैं पाचन क्रिया के, वो बहुत धीमी गति होते हैं, जिसको हम लोग मंदाग्नि कहते हैं। तो पाचन तो होता है, लेकिन वो जो एंजाइम का सेक्रेशन है या जो क्या कहते हैं पाचन क्रिया मुख्य रूप से अग्नि से प्रभावित होती है, वो बहुत धीमी गति होने से काफी कुछ अपक्व अन्न नीचे आके जमा हो जाता है। और आम जिसको म्यूकस कहते हैं हम लोग, तो वो लेयर के रूप में जो आंतों में पकता है। तो जो भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है पाचन बाद, वो बहुत ही धीमी गति हो जाता है। संग्रहणी तो बहुत खतरनाक आखिरी स्टेज है। हाँ। लेकिन शुरू में ग्रहणी दोष होता है, संग्रहणी होता है, संग्रहणी में कुछ भी खा लेता, पाचन नहीं होता, और ऐसे ही अपक्व अन्न जो है नीचे आ जाता है, यानी मंदाग्नि। अग्नि 4 तरह की है, मंदाग्नि भी है, तीक्ष्णाग्नि है और विषम अग्नि है, कमाग्नि है। तो उसमें दोष उसी हिसाब से जुड़े रहते हैं जैसे अग्नि होती है। तो मंदाग्नि जो है पेट के रोगों में गहरी दोष संग्रहणी में बहुत ही देखना आवश्यक होता है, उसी हिसाब से दवा दी जाती है। जैसे भुना जीरा का प्रयोग कराते हैं हम लोग, भुना जीरा का शहद भी मिला देते हैं। भुना जीरा जो आम दोष का भी ठीक करता है। भुना जीरा जैसे मट्ठा है, अगर उसको सूट करता है छाछ, हाँ, तो भुना जीरा और उसके साथ एक योग होता है, हम आपको बताया दे, जब बात आ रही है ये कि हींग, अच्छी हींग हो, तालाब हींग या हीरा हींग, उसको भून लिया थोड़ी सी, खेत भर्जित हींग बोलते हैं। सौंठ पीस के मिलाई उसमें, जैसे 5 ग्राम हींग है तो उसमें 25 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम भुना हुआ जीरा और 100 ग्राम काला नमक या सेंधा नमक, ये मिक्सचर जो बन जाता है सबका, उसी को मट्ठे में डाला जाता है और चित्रकारी जो मंदाग्नि के लिए है उसको खाद किया जाता है। तो आम का दोष धीरे 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 आते स्वच्छ हो जाती है। अभी खाना हींग और भुना हुआ जीरा, सौंठ तीनों को लेकर के और काला नमक मिलाते, काला नमक 4 मिलाकर तो उसका मिश्रण बनाते हैं जी। और भुना जीरा वाला जो एक औषधियाँ हैं, परपटी योग वगैरह हैं आयुर्वेद के पुराने, उसमें हम लोग जैसे स्वर्ण परपटी है, उसमें भुना जीरा और मधु के साथ उसकी पूजा को खिलाते हैं सुबह और शाम। तो कैसा भी पुराना गृहिणी संग्रहणी हो, एक कोर्स होता है 8 से 10 सप्ताह में निश्चित ठीक होता है, लेकिन पथ्य अपथ्य का ध्यान रखना पड़ता है, चिकित्सा के साथ पथ्य पथ्य भी जुड़ा हुआ है, दिनचर्या रात्रिचर्या भी जुड़ी हुई है। तो आहार विहार जो है उसका बहुत ही महत्व आयुर्वेद में है। खाली पाचन की दवाइयाँ देने से इतना नहीं होता है। तो आहार विहार, नियम संयम, जीवन शैली को भी उसे बिल्कुल जीवन शैली जो हमारे यहाँ तो लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट जो है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। कि खाना खाने के बाद टहलना चाहिए, भले नहीं बाहर जा सकते आप, कमरे में ही चाहिए 300 से 400 कदम। भाई जी, जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम में हम लोगों से प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों को हम आपके समक्ष रखते हैं और आपके द्वारा वो अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते हैं। तो आज हमारे पास में एक प्रश्न आया है, लौकुश बिहार नौबस्ता से हैं, इनकी उम्र 65 वर्ष है,
इनका नाम राम नरेश है। इनके पैरों की गांठों में बहुत दर्द रहता है, बिना सहारे के चलना संभव नहीं है, और ये बीमारी हमें लगभग 20 साल से है। तो ये भी आम दोष से जुड़ा हुआ है। अच्छा। और 65 वर्ष की अवस्था में जो क्या कहते तरल पदार्थ संधियों के बीच में होता है वो धीरे धीरे सूख जाता है। अच्छा। निश्चित सूखता है। और जिसको 65 वर्ष की अवस्था हो गई, यानी जरा अवस्था, वृद्धावस्था में वो प्रवेश कर गए हैं, और जरा व्याधि नाम, तो जरा व्याधि नाम है, और उसपे उनको चलना जरूर चाहिए, और उसमें जो स्नेहन का प्रयास करें। स्नेहन में जो तेल होते हैं मालिश के, धीरे धीरे सेवन करें, लेकिन पहले ये देखें कि उनका पेट का जो प्रकृति है, पेट साफ होता नहीं होता है, पाचन क्रिया कैसी है, उसका भी ध्यान रखना होता है। फिर औषधि में आम बात से संबंधित दी जाती है, और जैसे बेहद बात चिंतामणि रस है, प्रवाल पंचामृत है, ऐसी औषधियाँ जरूर थोड़ा सा कीमती हैं। तेवदशांगुकुल है, योगराज कुकुल जिनमें जो सूट करे, तेवदशांगुकुल ज़्यादा उपयोगी है। या फिर बैद्यनाथ में बासरीना के नाम से आ रही दवा, तो अंदर स्वेलिंग बन जाती है। अच्छा। इंटरनल स्वेलिंग संधियों में हो जाती है, तो संधि के स्रोत को हटाना है। लेकिन ऊपरी जो उपचार होता है कि अगर वो मालिश को सूट करती है, तो कुछ औषधियों के तेल होते हैं, रुमातिल है, महाविद्यव है, महानारायण है, इनको धीरे धीरे मालिश करना है। और क्या कहते हैं, या काले तिल का ही तेल मान लो, थोड़ा सा धूप भी बैठना है, और सिकाई भी करने का अलग अलग। आजकल तो धूप ऑलरेडी बहुत गर्म पड़ रही है, गर्म में तो खैर मालिश करने, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो महानारायण तेल एक ऐसा तेल है, कोई दर्द नहीं कम करता वो, लेकिन थोड़ा स्नेहन उसको मिलना चाहिए। स्नेहन बहुत स्वेदन होता है, मतलब सिकाई। अब स्वेदन की कई पद्धतियाँ अलग अलग, कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, उसके लिए कई अलग अलग विधाएं हैं स्वेदन की। कोई साधारण पानी निकल देता है, एक छोटे पतीले पानी में 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सेंधन डाल के पानी उबाल लिया, कपड़ा डुबो के निचोड़ के सेका। और पुरानी पद्धति में सिकाई अगर कर सके जो बहुत तात्कालिक लाभ देती है, जैसे बालू 2 मुट्ठी ले ली, उसमें सिरका डाल दिया थोड़ा सा, और सेंधा नमक पिसा हुआ 1 चम्मच डाल दिया, सबको मिला के उसको तवे में गर्म किया, कपड़े की पोटली करके धीरे धीरे सेका। लेकिन तेल की मालिश हल्की करने के बाद तेल की मालिश सब कमरे के अंदर होता है, खुली वॉक नहीं होता है, कूलर पंखा बंद करके करना होता है। ये विधान है। और औषधियाँ जो उनकी प्रकृति है उसको देख ली जाती है, जैसे वो दशांगुकुल है, अंकुकुल है। अब वो बात क्योंकि बड़ी संधि में है, नीचे तो है नहीं पल्ले में, बात रक्त कब देखना होता है, बात रक्त तो आम बात में बहुत मिलते जुलते लक्षण होते हैं, लेकिन हमको देखना कि बात रक्त के लक्षण मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। अगर उनको जांच कराई है, इसमें यूरिक एसिड की जांच जरूरी होती है। अच्छा, यूरिक एसिड की जांच ऐसे में बहुत जरूरी होती है, RA फैक्टर की उसमें जरूरत होती है। तो जांच का भी अगर कराई तो अच्छी बात है, करने के लिए उनको सजेस्ट किया जाता है, सलाह दी जाती है, खान पान की सलाह दी जाती है कि ठंडा खट्टा सामान नहीं खाना है, किसी प्रकार की खटाई नहीं खाना है, और बाकी सब्जियां जो है नहीं खानी है, फाइबर वाला परहेज करना है। हाँ, फाइबर वाली सब्जी में फाइबर ज़्यादा होता है, तो लेना। पेट नहीं साफ होता है तो ईसबगोल की भूसी या तिफला जो है उसको दिया जा सकता है, तो तिफला टैबलेट में भी आने लगा जी। तो ये इनका उपचार भी होता है, ये उनको बताया जा सकता है। और फिर भी अगर वो कभी संभव हो चल सकते हैं, धीरे एक अवस्था में धीरे धीरे इनको फायदा मिलेगा इस अवस्था में, लेकिन चलने लगेंगे। हमारे पास ऐसे कई केस आए, हमने किया। एक दूसरा प्रश्न आया है डॉक्टर, दामोदर नगर से हैं, इनकी भी उम्र 60 वर्ष है। इनको समस्या है, इनकी सांस बहुत फूलती है, बेहद कमजोरी का अनुभव करते हैं, और इतना ज़्यादा नर्वस हो चुके हैं कि कहते हैं कि अब मुझे जीने की लालसा ही नहीं है। हाँ, मतलब इतना ज़्यादा नर्वस सिस्टम है। देखा ठीक है,
मनुष्य को अपने मन को तो मजबूत करना चाहिए, अपना आत्मविश्वास मनोबल नहीं गिराना चाहिए पहली बात। और जो भी चिकित्सा का क्रम आयुर्वेद में बताया गया है सांस फूलने के लिए, तो उसका देखना पड़ता है उनको जुकाम अंदर का। एक होता है नाक नहीं बह रही, पानी नहीं आ रहा नाक से, टीके नहीं आ रही, लेकिन अंदर कफ का प्रकट है कि नहीं है, या कोई हृदय का विकार इनको पहले नहीं रहा है, इसमें MI होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है, इसमें सांस फूलती है। तो ये सब चीज़ें अगर इनके साथ हृदय में कोई विकार नहीं है, सांस फूलने में होता है घबराहट होना, बेचैनी होना, धड़कन होना, ब्लड प्रेशर भी देखना होता है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है। और शुगर में भी कमजोरी आती है। अगर शुगर का मरीज है और उसको जैसे पहले वाले केस में आपको होता है ना वो ठीक हुआ है, तो शुगर का भी जांच करानी बहुत जरूरी है। तो शुगर का देखें, ब्लड प्रेशर का देखें, फिर जांच हो सकती है वो कराएं। और जो एक्सरे होता है सीने का, साधारण एक्सरे, प्लेन एक्सरे, वो भी कराएं। उसमें कराने के बाद जो स्थिति आती है ब्रोंकाइटिस की, उसमें भी उसी हिसाब दवाइयाँ हैं, जैसे श्वास चिंता बन जाता है, चंदा मतलब से खांसी आती कि नहीं आती है, तो सीतोपलाश चूर्ण है, प्रभाल किसकी है, इन सब का योग है, देने से श्वास का भी कमी होती है और क्या कहते हैं शरीर में ताकत भी मिलती है। तो हम लोग उसी हिसाब से बताते हैं कि भाई इनको खाने पीने में भी जरूर देना होता है। 60 साल की उम्र भी होता है कि धीरे धीरे ठीक होगा, लेकिन आ जाएगा। वरिष्ठ आयुर्वेद में औषधियाँ हैं पहुंची जाते हैं। तीसरा एक और प्रश्न आया है डॉक्टर साहब, इनकी उम्र 55 वर्ष है। इनका कहना ये है कि इनका पेट भरा भरा सा बैठता हमेशा, गैस बनती और डकारें बहुत आती है, खाना खाने के बाद बहुत देर तक वो उलटता रहता है, उलटते है ना। ये उनका कहना है कि पपीता तक खाने में उलटता है। लोग कहते हैं कि पपीता खाओ, हम पपीता वो कहते हैं खाते हैं, तो वो भी उनको उलटता है। होता क्या इनको भी सुबह नृत्य करने मल पूरा निष्कासन नहीं होता है, और मंदाग्नि तो उनको है ही है। जो भोजन का पाचन लीवर से जब ऊपर से आता है, ऐसे सलाइवा से शुरू होता है, तो लीवर का मुख्य रोल होता है पाचन क्रिया में। लीवर से जो एंजाइम निकलते हैं बहुत कम निकलते हैं, और पित्त का भी जो बाइल जूस होते हैं वो भी निकलते हैं। तो आमाशय में जो भोजन आता है तो बहुत कुछ क्या कहते हैं नीचे बिना पचा हुआ आ जाता है, और वही अंदर अंदर वायु बनाता है, गैस बनाता है, तो पेट भरा भरा रहता है। तो इसमें भी आमाशय और लीवर का जरूर ध्यान देना होता है पाचन के लिए। दूसरा जो उलटता है तो एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आमाशय में, और जो पाचन क्रिया धीमी होने से जो एसिड बनता है, जो मल वायु नहीं निष्कासन हो रहा है, वो भी पित्त को बढ़ाता है। मल वायु का निष्कासन नहीं होगा, पित्त की वृद्धि हो जाएगी, तो पित्त को वायु लेके ऊपर चलता है, इसको वो वायु कहते हैं हम लोग। वायु पित्त को लेके ऊपर चलता है, जिसको कहते हैं कि उबकाई आना। यहाँ उबकाई का आना सीधे सीधे क्षय यानी वमन हो जाना, एक भर रहता है। तो उसके लिए औषधियाँ हैं, आयुर्वेद की शास्त्रोक्त औषधियाँ हैं जो पाचन क्रिया को भी बढ़ाए और साथ में उल्टी आने की स्थिति को भी रोका जाए। पाचन क्रिया बढ़ाने के लिए लीवर से संबंधित दवा औषधि लीवान वगैरह है, लिवोटिन है, कई चीज़ें हैं, लिवोटिन है, तंदूर, और पेट साफ हो, पहली बार में मल का निष्कासन हो जाए और उसके बाद तो फ्रेशनेस महसूस हो, तो उनको जो है डाबर का एक त्रिफोल आता है, डाबर के पाचन क्रिया त्रिफोल है, या बहुत ज़्यादा जीर्ण उनको क्या कहते हैं कब्ज रहता है तो वैद्यनाथ का कब्जहर चूर्ण आता है, कई तरह के। बेसिकली उनका जो स्टमक है यानी स्टमक रहता है वो क्लियर नहीं होता है, और स्टमक से जो पाचन होता है उनका वो भी बड़ी धीमी गति का होता है। तो वायु जो बनती है अपक करने के साथ वो पित्त को लेके ऊपर चलती है, इसी से डकारें आती है। वायु का संचय जो है आमाशय से लेके आंतों तक बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो कामकान बटी गुण वैद्यनाथ की आती है, उसका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। और कुछ और भी आयुर्वेद की औषधियाँ हैं उनको दिया जाता है, लेकिन उल्टी ना आने पाए, उबकाई ना आने पाए, पित्त की शांति भी हो, तो मयूर शास्त्रों औषधि बताए दे रहे हैं आपको। मयूर चंद्रिका वतन
काम सुधारस, एबाल किस्टी, जहर मोड़ा खटाई किस्टी, इन चारों हमारा अपना इतने सालों में अनुभव है। इनको मिलाकर दिया गया भोजन के पहले सुबह दोपहर शाम तो बहुत शीघ्र लाभ मिला है। मैं खुद की आपने 40 साल के व्यक्ति से हमारी मैंने किया है और ठीक हुए कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी, आप आए और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी और निश्चित ही आपके इस जानकारी से हमारे दर्शकों को बहुत लाभ मिलेगा। आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।